राष्ट्रीय पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स 1935 से 1939 की बात है। जैसे अभी यहाँ पर 2022 अभी है, ठीक है। तो 2022 में कैसा पॉलिटिक्स है? यहाँ पर बीजेपी है, आप है, और यहाँ पर टीआरएस ले लो, आरजेडी ले लो, एसपी ले लो। तो ये सब जितने पार्टी हैं, इन पार्टी में अभी सबसे मेन रोल में है बीजेपी। तो जो अभी मेन रोल में है, क्योंकि ये सरकार बनाई हुई है, अब ये अपना एक्ट बना रही है, अमेंडमेंट कर रही है बीजेपी। फार्मर्स का है ना, किसानों के लिए जो एक्ट बना, कानून बना, या फिर बहुत तरह के जो भी संशोधन वगैरह हैं, तो सब बीजेपी कर रही है। तो ऐसा बहुत केसों में अमेंडमेंट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो ये 2022 की बात है। सिमिलरली 1935 में एक एक्ट बना, यहाँ भी एक सरकार जो उस समय सर्वोपरि थी, ब्रिटिश सरकार पूरी मेजॉरिटी में थी, तो उनका भी अधिकार था, एक्ट बनाया उन्होंने अपना, ठीक है। तो उसने जो एक्ट बनाया, उस एक्ट का नाम था द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कांग्रेस उस समय बहुत ही ज़्यादा लड़ रही थी, वॉज इन द थिक बैटल ऑफ फॉर द नेशनलिस्ट एजेंडा इन ऑर्डर टू हैव द पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम एज वेल, ठीक है। तभी उस समय थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया लंदन में, नवंबर 1932 की बात है। और ख़ास नोट यह है इसमें, इस लंदन में, लंदन से लौंडिया लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। तो यहाँ पर जब ये लोग डीजे बजा रहे थे, कौन? ब्रिटिशर्स। तो ये जब डीजे बजाएं, तो इसमें इन लोगों ने क्या किया? कांग्रेस को ही नहीं शामिल किया। कांग्रेस के जितने भी तमाम मेन लीडर्स थे, उन लोगों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया। जबकि यहाँ पर आप लोग देखिए कि कांग्रेस पॉलिटिकल राइट्स फ्रीडम के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी। बावजूद इसके ये जो लंदन में डीजे पार्टी हुआ, जिसका नाम रखा गया थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नहीं बुलाया गया 1932 में। जब नहीं बुलाया गया तो इसका क्या हुआ परिणाम? इसका परिणाम यह हुआ, कांग्रेस को नहीं बुलाया गया और ये जो एक्ट है अब इसको पास करने के ये कगार पे था, पास कर दिया गया। क्यों पास किया गया? ताकि इससे एक एस्टैब्लिशमेंट किया जाए। किस चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट किया जाए? तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन, AIF, ऑल इंडिया फेडरेशन, और ऑल इंडिया फेडरेशन ही नहीं बल्कि इसके साथ एडिशनल यह भी था कि एक नया सिस्टम, ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही दो मेन पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। डीजे पार्टी हुआ, कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, एस्टैब्लिश किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन, ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और ये दोनों जवाबदेह है और ये दोनों चाहता है कि जो उस समय प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस का यहाँ पर ऑटोनॉमी बरकरार रहे, यानी कि ब्रिटिश का अपर हैंड यहाँ पर बना रहे। तो जो ऑल इंडिया फेडरेशन रखा गया या न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात कही जा रही है, प्रोविंशियल स्टेट्स में, वहाँ उनका ऑटोनॉमी बरकरार रखा जाए। इससे क्या होगा कि ब्रिटिश यहाँ पर सर्वे सर्वा रहेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। जब ब्रिटिश यहाँ पर सर्वे सर्वा हो गया तो ये क्या करेगा? बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। इसका इन लोगों ने क्या किया? एक पॉलिसी या प्रिंसिपल या कह लो थॉट दिया कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पर चलेगा प्रोविंशियल स्टेट्स में, ठीक है। यानी कि पूरी बात ब्रिटिश के अराउंड ही घूम रही है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का क्या ज़रूरत पड़ गया? इसलिए ज़रूरत पड़ गया ताकि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स जो हैं वो समान रूप से उनका डिवीज़न ना हो, डिसप्रोपोर्शनेट पावर शेयरिंग, ठीक है।
बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ही हो गया कि डिस्प्रोपोर्शनेट पावर या फिर कह लो वेटेज दिया जाएगा स्टेट्स को। ठीक है, कौन से स्टेट्स? प्रोविंशियल स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पर प्रिंस का ऑर्डर माना जाएगा, उनका डिसीजन मेकिंग में हाथ होगा, डिसाइड लेने का उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, सिर्फ प्रिंस। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या खराब है? अच्छा है या खराब है? तो ये खराब है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग फॉर द डेमोक्रेसी to have a disproportionate weightage of the provincial states by establishing the All India Federation and a new system of government for provincial states to have autonomy, so that the British get upper hand. In order to achieve the autonomy or the power with Englishman itself, they have a bicameral legislature kind of thought to make the state a disproportionate weightage, which is exactly democracy opposite to democracy, right? अब इसके बाद देखो यहाँ पर जब डेमोक्रेसी के अपोजिट हो गया बाइकैमरल लेजिस्लेचर, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बताओ? ये डेमोक्रेसी है और ये डिस्प्रोपोर्शनेट पावर या कह लो डिस्प्रोपोर्शनेट वेटेज, ठीक है, प्रोविंशियल स्टेट्स को दिया जाने लग गया। तो इसका असर क्या होगा? इसका असर क्या होगा कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा स्टेट्स में, जितने भी मान लो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स, एमएलए, तो ये तो पीपल के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे। ऐसा कहाँ पर है? डेमोक्रेसी में। लेकिन जब ये वेटेज प्रोविंशियल स्टेट्स को दिया जाने लग गया तो ये सब तो नहीं होगा, है ना? रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट का वो क्या होगा? नॉमिनेट किया जाएगा डायरेक्टली प्रिंस के द्वारा। जो राजा बोला वो होगा कि ये मेरा आदमी है, इसको रखो। फिर यहाँ पर पीपल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स नॉमिनेटेड हो जाएगा किससे? प्रिंस के द्वारा, यानी कि राजा ही क्या होगा? शासक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या असर पड़ेगा? असर इस तरह से इतना बुरा पड़ेगा, अब रूलर्स यानी कि प्रिंस, ठीक है, ये लोग क्या करने लग गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स अपने हाथ में ले लिया और स्थिति यह हो गई अब देश में कि सिर्फ 14% जो पॉपुलेशन का था, सिर्फ वही क्या कर रहा है? वोट डालने का उसको अधिकार है। जस्ट मियरली 14%। अभी आप लोग पूरे के पूरे डेमोक्रेसी में हो, 100% वोट करते हो सब कोई, लेकिन इस समय की जब बात कही जा रही है, ये 1935 से 1939 का जो ड्यूरेशन है, यहाँ पर सिर्फ 14% उस समय ही पीपल एबल टू कास्ट देयर वोट। ठीक है, तो जब यहाँ पर ऑल इंडिया फेडरेशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि बाई कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर एस्टैब्लिश किया गया। फेडरल का मतलब ही होता है स्टेट और सेंटर के बीच दोस्ती, लेकिन यहाँ स्टेट जो था उसको क्या दिया गया? वेटेज दिया गया। वेटेज यानी कि अपर हैंड दिया गया इन ऑर्डर टू गेट द ऑटोनॉमी। ठीक है, तो इस ऑटोनॉमी के अचीवमेंट के लिए क्या किया गया? प्रिंसली स्टेट्स को काफ़ी ज़्यादा छूट दिया गया, इनको पावर्स काफ़ी एक्सेस करने का अधिकार दिया गया। और इसी समय ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक थॉट आया, अ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के एक नए सिस्टम का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया। ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें स्टेट्स को थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दिया गया,
ठीक है। तो ये डिसप्रपोर्शनेट जो वेटेज किया गया, ठीक है, वेटेज किसको दिया गया? स्टेट को दिया गया। तो हम कैसे कह सकते हैं? मुंह से कह सकते हैं, ये तो जोक सपाट। लेकिन डिसप्रपोर्शनेट वेटेज जब स्टेट को दिया गया, नंबर ए में है कि यहाँ पर इसको ऑटोनॉमी दे दिया गया, ज़्यादा पावर, राइट्स, ठीक है। बी में क्या है कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट के, ठीक है, तो उन रिप्रेजेंटेटिव का रूल था कि भाई ये इलेक्टेड होंगे पीपल द्वारा। तो यहाँ पर पीपल के द्वारा ये इलेक्टेड नहीं हुए, बल्कि ये नॉमिनेटेड हो गए हैं डायरेक्टली बाय द रूलर इटसेल्फ, ठीक है। अब जैसे ये साइमन कमीशन में जब ये साइमन चेयरमैन बना, तो ये अपने आदमी को ही क्या किया, अपॉइंट करने लग गया। जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया गया था रिफॉर्म लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उस समय 1927 में जो स्टार्ट हुआ था लंदन में, तो वहाँ पर ये इलेक्टेड जैसे कर लिया भाई कि हमारा ही आदमी रहेगा डायरेक्टली बाय द रूलर्स। यहाँ पे इलेक्टेड नहीं था पीपल। पीपल यहाँ कौन है? मेजॉरिटी तो अभी भी यहाँ पर क्या है? इंडियंस की है ना। लेकिन इंडियंस यहाँ पर इनको कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। कैसे? क्योंकि 14% ही यहाँ पर लोग यहाँ पर वोट डाले इस ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 14% वोट डाले, जबकि आज टुडे हम लोग बात करें तो मेजॉरिटी नियर अबाउट 100% कहा जाए वोटिंग राइट सभी को मिला हुआ है। कुछ ऐसे चूतिया बकलोल लोग हैं जो इसको पूरा नहीं करते हैं, जिसके कारण ये बहुत सारे अच्छे राज्यों की कंडीशन में बता दूं कि ये 75 to 80% वोटिंग्स वोट पोल जो है ना ये पहुंच पाते हैं अच्छे राज्यों में। लेकिन हम सभी को ये राइट दिया गया है। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ टुडे, लेकिन ये बात है कब का? 1935 का। 14% ही ब्रिटिश इंडिया में लोग वोट डाल रहे थे, जिसका नतीजा क्या हुआ? अब देखो, जब वोट ही डालने का अधिकार जो है कम है, 14% तो नेग्लिजिबल है, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो प्रिंस लोग था उस समय, ये लोग इतना ज़्यादा अत्याचार एक तरह से कहा जाए डेमोक्रेसी का होने लगा कि ये लोग काउंटर करने लग गया। किसका? अभी मैं बता रहा हूँ। काउंटर करने लग गया और साथ ही साथ ये लोग चेक करने लग गया, चेक एंड बैलेंस। किसका? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत है ना, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। तो वही बात है कि जितने भी नेशनलिस्ट एलिमेंट थे या कह लो लीडर्स थे, उन्हीं का ये लोग प्रिंस लोग जो हैं ये ब्लैकमेल करने लग गए एक तरह से, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हुआ, एक तरह से ब्रिटिश इंडिया का ये दौर चल रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश इंडिया के दौर में सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट एलिमेंट को काउंटर करने लग गया ब्रिटिश का जो एक एस्टैब्लिशमेंट था ऑल इंडिया फेडरेशन का, बाइकैमरल फेडरल लेजिस्लेचर, जिसमें वेटेज स्टेट को दिया गया। तो स्टेट को वेटेज देने का मतलब प्रिंस का अपर हैंड होने से यहाँ पर काउंटर चेक करने लग गया नेशनलिस्ट एलिमेंट का, ठीक है। नेशनलिस्ट एलिमेंट को यहाँ पर डिनाई कर दिया गया, कोई भी किसी तरह का पावर यहाँ नहीं दिया गया। और जैसे यहाँ पर बात चल रही है ए न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक नया सिस्टम गवर्नमेंट का एस्टैब्लिश किया गया। जैसे पीएम, अभी आज की बात कर लो मोदी, ये जैसे अभी पोर्टफोलियो का बंटवारा किए, ठीक है। ज़्यादातर देखा गया है डिफेंस में चेंजेज आए हैं, इंटरनेशनल या कह लो फिर जो भी फॉरेन अफेयर, इसके मिनिस्टर्स जो हैं लगातार चेंज होते रहे हैं। स्पोर्ट्स के मिनिस्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, तो ये सब जितने भी पोर्टफोलियो हैं, डिपार्टमेंट हैं, इसमें मिनिस्टर्स का लगातार उलटफेर देखने को मिला है। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट का नया सिस्टम ही कहा जाएगा, और न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, मोदी काल में, ठीक है, मोदी के समय में 2022 तक का जो अभी तक का सफ़र रहा है। तो सिमिलरली इसी तरह का कुछ 1935 में भी था। 1935 में क्या हुआ कि जो डिफेंस और फॉरेन डिपार्टमेंट, ये दोनों को
सेपरेट रखा गया, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ पर पावर्स दिया गया किसको, गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर इनका बरकरार रखा गया, रिटेन। जैसे बहुत सारे इसमें उलटफेर किया गया, लेकिन आप देखोगे कि फिनांस मिनिस्टर निर्मला ये बरकरार रही, और यहाँ पर हमारा होम मिनिस्ट्री ये भी बरकरार रहा। लेकिन जब गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ सिस्टम में चेंजेज होते रहे, फिर भी कुछ कुछ पोर्टफोलियो, कुछ कुछ पोजीशंस खास, या तो उनको ज़्यादा ताकत या पावर पोर्टफोलियो उनका बढ़ाया गया। उसी तरह गवर्नर जनरल जो था उस समय, तो ब्रिटिश ने इनका जो है स्पेशल पावर इन्हीं के पास वापस रहने का इस एक्ट में प्रावधान किया। तो जब न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया गया, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल का पावर जो है वो रिटेन किया गया। इस रिटेंशन में यह देखा गया कि ये पावर जो है काफ़ी स्पेशल इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर वीटो एक तरह से लेजिस्लेचर कहा जाए तो वो पावर यहाँ पर है। वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन इनको दिया गया बरकरार रखने के लिए, रिटेन्ड किया गया इनका ये पावर। और दूसरा कि ये लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, ठीक है। मतलब खुद से ही ये अपने जितने भी लेजिस्लेचर वर्क हैं ये कर सकते हैं। तो ये दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेशल पावर कि वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन VLA एक ये मिल गया, और लेजिस्लेट ऑन देयर ओन, वो खुद से ही कोई संशोधन अमेंडमेंट या कुछ भी ऐसा, मतलब पार्लियामेंट का एक तरह से कहा जाए तो पार्लियामेंट जो आज अमेंडमेंट एक्ट्स करते हैं उस तरह से सिमिलर कुछ इनका यहाँ पर पावर दिया गया। तो ये बात है गवर्नर जनरल का। उसके बाद यहाँ क्या हुआ कि स्पेशल पावर में कि सिविल सर्विस जो भी यहाँ पर अपॉइंटमेंट पोस्टिंग वगैरह था, इसका भी ये पूरा तरह से फुल कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, सिविल सर्विसेज में फुल कंट्रोल यहाँ पर है गवर्नर जनरल का। मतलब इतना चीज़ ये लोग देखो कर रहा है, इसलिए तो कहा गया है स्पेशल पावर, ठीक है। ये पावर है, स्पेशल पावर इनका रिटेन्ड रखा गया। अब देखो यहाँ पे गवर्नर जनरल को स्पेशल पावर रिटेन करने का एक अधिकार दिया गया। स्पेशल पावर इस मायने से क्योंकि यहाँ पर VLA है नंबर 1, वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकता है, लेजिस्लेट ऑन देयर ओन नंबर 2, सिविल सर्विस नंबर 3, पुलिस नंबर 4, इसलिए स्पेशल पावर। तो ये सब जब इतना कुछ हो रहा है तो अभी बीजेपी जैसे स्पेशल पावर्स बहुत सारे मिनिस्टर्स को या पोर्टफोलियो का जो भी बदलाव हुआ, न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना, तो कांग्रेस या अपोजिशन इनको दिक्कत हो रहा है। तो उसी तरह से ब्रिटिश ये सब कर रहा था तो दिक्कत किसको होगा, नेशनलिस्ट्स। ये लोग क्या था, सेटिस्फाई नहीं था क्योंकि इनके हाथ ये मान लो हाथ है, इनके हाथ में क्या था, कुछ भी नहीं था, कोई पावर नहीं था। वो पावर या तो इकोनॉमिक पावर हो या फिर कह लो पॉलिटिकल पावर, क्योंकि नेशनलिस्ट का मतलब ही है कि ये ही एक ऐसा फोर्स था जो ब्रिटिश के आइडियोलॉजी के अगेंस्ट और पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहा था, फ्रीडम के लिए लड़ रहा था, ठीक है। और जब ये दोनों इनके हाथ में नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये सेटिस्फाई क्या होंगे, नहीं होंगे। जब सेटिस्फाई नहीं हुए, क्योंकि जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर था वह भी क्या था, ब्रिटिश के पास था, तो ब्रिटिश इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर्स का मज़ा उठा रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं कि फॉरेन रूल अभी भी क्या है, बरकरार है। क्योंकि ये सब तमाम चीज़ें हो रही है ना, सिविल सर्विस, पुलिस, लेजिस्लेचर, वीटो, है ना, उसके बाद इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, तो ये फॉरेन रूल ही कहा जाए एक तरह से इंडिया में चल रहा है। अभी नहीं, 2022 में नहीं, कब, 1935 में
चल रहा है, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 35 से 39 की ये घटना है। जब फॉरेन रूल चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था, ठीक है, पहले चल रहा था मतलब 1920, 1925, 1928, 1929, उसी तरह से अभी भी इस काल में भी फॉरेन रूल बरकरार है। क्योंकि मैं यह इसलिए कहा कि अभी भी चल रहा है इस काल में, क्योंकि इसमें 1927 में साइमन कमीशन जो आया, उसमें बात कहा गया कि हम लोग इंडियन जो है स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन का गठन करेंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म किया जाएगा इंडिया के लिए, ठीक है, फॉर इंडिया ए। और बी में यह बात कहा गया, फिर आगे चलकर सिविल डिसोबीडियंस भी हुआ मूवमेंट, इसमें गांधी सक्रिय भूमिका में आए, ठीक है, साइमन कमीशन का लोग बाइकआउट भी किया। सी, आप यहाँ पर बोल रहे हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें आप बातें कर रहे हो ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप ये डी हो गया, ई में हो जाएगा न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तब दिखाने के लिए तमाम चीज़ें कह रहे हो कि सब कुछ हम लोग इंडिया के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आप इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, पुलिस, सिविल सर्विस, लेजिस्लेचर, सब आप ही लोग यहाँ पर क्या किए हो, ये गवर्नर जनरल के हाथ में दे दिए हो। कांग्रेस नेशनलिस्ट का हाथ, हमारे इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेटिव है एक तरह से, उसका हाथ तो खाली है। इसलिए कहा जा रहा है कि फॉरेन रूल अभी भी जैसे पहले था वैसे ही है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद, ये तमाम चीज़ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ऑल इंडिया फेडरेशन, न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये सब तमाम चीज़ होने के बावजूद भी फॉरेन रूल बरकरार है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। फॉरेन रूल बरकरार है। यहाँ पर बहुत ही फ्यू जो मिनिस्टर्स थे जो डायरेक्टली पीपल के द्वारा क्या हुए, इलेक्टेड हुए, उनको ही क्या किया गया, ब्रिटिश इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में जगह मिल पाया। जैसे अरविंद केजरीवाल इतना मतलब बेहतरीन काम किया कि भाई आज उसको क्या मिल रहा है, जीत मिल रहा है। अगर कोई चाह भी ले कि भाई पंजाब में उसको इस बार हरा देते 2022 में, तो वो इम्पॉसिबल जैसा दिख रहा था। वो डायरेक्टली इलेक्ट हुआ, वो आ गया सरकार में, एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका पूरा अब मेन फेस लीडर बन गया इंडिया का, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से वहाँ भी 1935 से 1939 के बीच बहुत पॉपुलर जो फ्यू मिनिस्टर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश इंडिया में डायरेक्टली इलेक्टेड एक तरह से होकर एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपना स्थान स्थापित किया। जब फ्यू मिनिस्टर डायरेक्टली इलेक्टेड होकर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जगह बनाते हैं, फिर भी कांग्रेस इससे खुश नहीं है और कांग्रेस इसको, इस एक्ट को, कौन से एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ये कंडेम करती है कांग्रेस, और इसको यह बोलती है कि भाई यह जो है टोटली डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि इसमें आपने सारे पावर गवर्नर को दे दिए, जनरल गवर्नर, है ना। टोटली डिसअपॉइंटिंग इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई यहाँ पर जो एक्ट था 1935 वाला, इसका दो पहलू है। एक तो फेडरल पार्ट है, ठीक है, फेडरल पार्ट, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है हमारा प्रोविंशियल पार्ट, ठीक है, प्रोविंशियल पार्ट। तो फेडरल पार्ट कभी इसमें इंट्रोड्यूस किया ही नहीं गया। कैसे? क्योंकि फेडरल का मतलब हुआ सेंटर इक्वल टू स्टेट, लेकिन आपने स्टेट में गवर्नर जनरल को इतना सारा आपने स्पेशल पावर दिया। फिर आपने यहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को एक तरह से वेटेज दिया, ठीक है। ऊपर से फिर आपने जितना भी कहा जाए ऑटोनॉमी स्टेट्स को ही दिया। तो इस तरह से फेडरल पार्ट तो इसमें है ही नहीं कुछ। फेडरल मतलब स्टेट, सेंटर सब बराबर, ठीक है। प्रोविंशियल पार्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोविंशियल पार्ट का मतलब हुआ कि ये जितना चीज़ इसमें फेडरल में हुआ, ये ऑटोनॉमी आपने दे दिया, प्रिंसली स्टेट्स को ज़्यादा प्रीफर किया आपने, है ना। मतलब आपने पब्लिक सेंटर मतलब क्या, पब्लिक के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई हुआ ही नहीं है स्टेट्स में, ठीक है, पब्लिक के द्वारा हुआ नहीं। यहाँ पे नॉमिनेटेड डायरेक्टली हुआ रूलर्स के द्वारा, ठीक है।
इसलिए ये प्रोविंशियल पार्ट ज़्यादा इसमें रिप्रेजेंट किया गया है इस एक्ट में, इसलिए टोटली डिसअपॉइंटिंग कांग्रेस ने इसको कंडेम करके बोला। ठीक है, नतीजा क्या हुआ कि एक्ट 1935 में कांग्रेस ने डिसाइड किया कि इस एक्ट के अंडर ही हम लोग क्या करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन। इलेक्शन इन्होंने लड़ने का सोच लिया, और इलेक्शन जब ये लड़े तो इन्होंने कैंपेनिंग काफ़ी ज़ोरों शोरों से की। कैंपेनिंग का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही अच्छा रहा। ये काफ़ी रिस्पॉन्स इन्होंने काफ़ी क्या किया, गेन किया। और नतीजा क्या हुआ कि नतीजा ये आया कि कांग्रेस ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक तरह से परफॉर्मेंस इसमें दिखाया इस इलेक्शन में। ठीक है, रिज़ल्ट काफ़ी इसमें क्या हुआ, कांग्रेस के फेवर में आया। ठीक है, रिस्पॉन्स काफ़ी गेन प्राप्त किया। ठीक है, पॉपुलर रहा काफ़ी इसमें रिस्पॉन्स। एक यहाँ पर नोट देने वाली बात यह है कि गांधी यहाँ पर इस एक भी इलेक्शन कैंपेन में नहीं गए, और ना ही इलेक्शन मीटिंग कोई प्रचार प्रसार गांधी ने किया। फिर भी कांग्रेस ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फरवरी में क्या हुआ, फरवरी 1937 में कांग्रेस ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करते हुए इंडियन जो है मेजॉरिटी इंडियन पीपल क्या किए, कांग्रेस को सपोर्ट किए। सपोर्ट किस तरह से किए कि पोल को, जितने भी इलेक्शन पोल्स हुए उनको कांग्रेस ने सफाया कर दिया पूर्ण रूप से। सफाया कैसे कर दिया, क्योंकि प्रोविंसेस जितने भी थे जहाँ पर फेडरल पार्ट का बोलबाला था, फेडरल पार्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, क्योंकि स्टेट को प्रायोरिटी दिया था। प्रोविंशियल पार्ट ज़्यादा अच्छा लगता है ब्रिटिश को। ठीक है, प्रोविंशियल पार्ट एंटी डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो जितना भी प्रोविंस था जहाँ पर प्रोविंशियल पार्ट था, ऑटोनमी, स्पेशल पावर, पब्लिक का नहीं पूछना, रूलर्स के द्वारा नॉमिनेटेड होना, तो प्रोविंशियल जितने भी स्टेट्स थे उसमें हर एक पोल्स को पूर्ण रूप से कांग्रेस ने सफाया किया। यहाँ पर इलेक्शन को हेल्ड किया गया 1937 में। प्रोविंसेस में क्लीन स्वीप यहाँ पर किया एक तरह से कांग्रेस ने, क्योंकि यहाँ पर जो देख रहे हैं हम लोग 1937 ही है, लेकिन मंथ कौन सा आ गया, जुलाई। तो जुलाई में इन्होंने क्या किया, 11 में से 7 सीटों पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया। और ये जो 7 यहाँ पर, तो 1937 जुलाई में यहाँ पर ये कांग्रेस का मिनिस्ट्री क्या हुआ, फॉर्म्ड, और उसके बाद जितना भी 11 सीट था उसमें से 7 सीटों पर कब्जा। समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मार्जिन से कांग्रेस ने अपना जीत दर्ज किया। और उसके बाद कोalition गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, कोalition गवर्नमेंट इन्होंने बनाया। 2 अदर जो यहाँ पे 4 बच गए थे उसमें से 2 में इन लोगों ने कोalition गवर्नमेंट बनाया। उसके बाद फिर जो 2 स्पेशल बच गया वो कौन सा था, ममता बनर्जी वाला बंगाल और भगवत मान वाला पंजाब, जो कभी कैप्टन का हुआ करता था। इस बार भगवत मान ने बाजी मार लिया। तो पंजाब बंगाल ये दोनों बचा हुआ था। और ये जो पंजाब है उस समय क्या था, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसके द्वारा ये रूल्ड किया गया। ठीक है, उस समय था एक पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, और बंगाल जो है ये किसके द्वारा रूल किया गया, एक कोalition गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया गया, जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। और इसका साथ दे रहे थे कोalition गवर्नमेंट में मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये था हमारा किसके बारे में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।